में आगे बढ़ते हैं, जहां निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने निकाय चुनाव में हो रही देरी को सरकार की नाकामयाबी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, आरक्षण लागू होने के बाद चुनाव कराए जाएं। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि पहले ही आरक्षित और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन कर देते तो चुनाव समय पर होते। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, आदेश मिले और आरक्षण लागू हो और तुरंत चुनाव कराए जाएं। पहले तो सरकार की ढील रही, जानबूझ करके सरकार की ढील रही है। अगर पहले ही आरक्षण और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था उसका पालन कर देती तो चुनाव समय से हो जाते। वो सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये सब देखने पड़ रहे हैं। तो वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के आदेशानुसार किसानों को गन्ने का उचित दाम मिल सके, इसको लेकर किसान संदेश अभियान के तहत आज थाना सिविल लाइन के सामने गेस्ट हाउस में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में किसानों ने अपनी मांग को लेकर हल्ला बोल किया। तो वहीं रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सपा नेता आजम को हाजिर होना था। न्यायालय ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए थे, लेकिन आज भी आजम खान और उनका परिवार अदालत नहीं पहुंचा। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान से संबंधित 2 मामलों में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई होनी थी। पहला मामला अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था। इसके अलावा दूसरे भड़काऊ भाषण मामले में बताते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया दूसरा मामला भड़काऊ भाषण का था, लेकिन इस मामले में भी आजम के बीमार होने की जानकारी कोर्ट में दी गई। आज जो है एक मुकदमा अपराध संख्या 4/19 थानागंज की थी, जो 420 67 68 71 की थी, जो अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था। उसमें PW 15 किशन अवतार के जिला के लिए पत्रावली आज नियत थी। बचाव पक्ष द्वारा अस्थगित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनको जो है हाईकोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन डालने के लिए 6 दिन का समय दिया जाए, जिसका मेरे द्वारा जो है आपत्ति की गई कि कल भी इसी प्रकार का प्रार्थना पत्र दिया गया और ऐसा कोई प्रावधान 309 में नहीं है। तो जिस पर माननीय न्यायालय ने इनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और जिला का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली को जो है 313 दंड क्रिया संहिता के अंतर्गत बयान अभियुक्त का अंकित करने के लिए दिनांक 9 तारीख को नियत कर दी गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के सदस्य मनीष जगन अग्रवाल ने ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर देखी जा रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जिलों में ज्ञापन देकर अपना विरोध जता रहे हैं। गोरखपुर जिले में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में जिस तरह से सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, समाजवादी पार्टी इस एक तरफा कार्रवाई का विरोध करती है और इसी के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर जनपद का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सभी नेताओं के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी महोदय से मिला है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उनके परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और उसमें एक पक्षी कार्रवाई करते हुए कल हमारे एक कार्यकर्ता को अग्रवाल जी को गिरफ्तार करके मनीष जगन अग्रवाल जी को गिरफ्तार। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको इस बीच रूबरू करा दें। मनीष जगन को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस मामले में आपको बता रहे हैं। सपा के कोऑर्डिनेटर हैं मनीष जगन और इस तरह से जैसे आपको बताया कि लगातार इस मुद्दे को लेकर सपा के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। लगातार प्रदर्शन भी आज किया गया। बहरहाल इस मामले में मनीष जगन को जमानत मिल चुकी है। आईटी सेल के सदस्य हैं मनीष जगन, जिन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं यूपी विधान परिषद के खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 रिक्त सीटों पर हो रहे चुनाव में कुल 19 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह और कानपुर शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर दिवाकर मिश्र ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए।
इनके अलावा कानपुर शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र से सपा की प्रियंका यादव ने भी नामांकन दाखिल किया है। इन 5 पदों पर अब तक कुल 23 नामांकन हो चुके हैं। सोमवार को कुल 19 पर्चे दाखिल किए गए। 12 जनवरी नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख है। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलसी हूँ। पार्टी नेतृत्व का निर्देश था मजबूती से अपना काम करने, इसलिए आज पार्टी के नाम से मैंने विधान परिषद की गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र की सीट पर नामांकन दाखिल किया हूँ। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़क उठा है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तीर्थ पुरोहितों ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जाहिर की। तीर्थ पुरोहितों ने हाथों में पोस्टर लेकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और माफी मांगने की भी मांग की है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने इसे तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और वो अक्सर सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं। प्रयागवाल सभा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने राहुल गांधी से सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगने के लिए कहा है। आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो अपमान उन्होंने किया है, जो टिप्पणी उन्होंने अपना बयान दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं और पूजा पाठ पहले जो काम संपन्न शुरू होता है वही काम है। नेक काम उसमें भी पूजा पाठ से शुरू होता, मृतक होते हैं तब भी यहाँ अस्थि विसर्जन पूजा पाठ के द्वारा होता है। और इनके परिवार के लोग यहाँ लगातार आए हैं, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे उनके पिताजी। राहुल गांधी की बचकानी बयानबाजी और जो है इस तरह की हरकत की सनातन धर्म के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो तपस्वी और पुजारियों में फर्क समझते हैं। सभी एक अपने अपने कार्य हैं, सबके आचरण हैं, सबके कर्म हैं। ये सनातन धर्म में हर चीज की व्यवस्था दी गई है, उसी अनुपात में तपस्वी अपना काम करते हैं, पुजारी अपना काम करते हैं, संत महात्मा अपना काम करते हैं, तीर्थ पुरोहित अपना काम करते हैं। है कुल मिलाकर के ये सनातन धर्म का ही सभी विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशी मठ में भू धसाव को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और भू धसाव से डरे सहमे स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने पहले रात में कड़ाके की ठंड में सड़क पर एकजुट होकर मशाल जुलूस निकाला तो फिर बाजार बंद करने के साथ पूरे इलाके में चक्का जाम किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में भू धसाव के चलते दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्हें स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वहाँ। ये लोग हम पे हंसी उड़ा रहे, अंदर हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। उसी समय में भाजपा को अलविदा के लिए बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते अपना खुला विरोध करेंगे। हम प्रदेश करके मर जाऊंगा मैं। सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा से हजारों लोग प्रभावित हैं। ऐसे में जोशीमठ और उसके प्रभावितों के लिए जगह जगह प्रार्थना भी की जा रही है। वहीं आज हल्द्वानी में बनफूलपुरा क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने जोशीमठ व उसके प्रभावितों के लिए लाइन नंबर 17 से ताज तो चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर दुआ मांगी। साथ ही जोशीमठ और उसके प्रभावितों की सकुशल रहने की कामना की। वहीं सरकार से प्रभावितों और जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद करने की भी मांग की है। जोशीमठ में आपदा को लेकर सरकार चिंतित है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासन के अधिकारी आपदा में राहत और बचाव के कार्य को तेज करें। वहीं आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहत और बचाव के कार्य के साथ साथ जांच सर्वे के कार्य भी तेज किए जाएंगे, जिसमें विस्थापन को लेकर एसीएस वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
देखिए, मोरेन कहने का तो कब ग्लेशियर रहा होगा, कब लैंडस्लाइड हुए होंगे, जो भी है, कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है मिट्टी लूज है, मिट्टी बहुत लूज है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ कि कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक, जो मिश्रा कमेटी की बात की जाती है या पूर्व के कमेटियों की रिपोर्टें आई है, कभी मैं जब बात करता हूँ तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो ये एक हर रिपोर्ट में कमी है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे रिपोर्ट बनाई गई है। थोड़ी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, लेकिन मेजर इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए था, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, वो नहीं हुई है, वो हमें करवा रहे हैं। तो ये कंक्लूजन की किस कारण से है, या एनटीपीसी के टनल के कारण से है, ये कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ एनटीपीसी का टनल, मैं रिफ्यूट भी नहीं कर सकता कि उसके कारण नहीं है, लेकिन है उसके कारण, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं है। जोशीमठ के साथ साथ अब कर्णप्रयाग में भी दरारें देखने के लिए मिल रही हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर भी लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्य प्रदेश में दिख रही दरारों का मुख्य कारण माना जा रहा है। उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र ठोस चट्टानों के ऊपर न होकर मिट्टी के ऊपर बसे हुए हैं, और जब अधिक निर्माण कार्य इन इलाकों में किया जाता है तो जमीन धंसने लगती है, जो कि इस प्रकार की दरारों का मुख्य कारण अभी माना जा रहा है। ओल्ड मोर्निक मेटल में वो बैठे हुए हैं, जो चाहे जोशीमठ है। तो जोशीमठ क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर स्लोप भी थोड़ा ज़्यादा है। तो जो क्या है कि जोशीमठ डेवलप बहुत फास्ट हुआ है। और ये जो क्रैक की बात करते हैं या लैंडस्लाइड की बात करते हैं, ये आज की प्रोसेस नहीं है, पहले भी कई बार हो चुके हैं, पर पहले बहुत कम था मात्रा में। लेकिन अब जब आपका डेवलपमेंट हो रखा है, आपने उसमें जो है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, और उसको कैरिंग कैपेसिटी चाहिए ना नीचे के, आपका फाउंडेशन कितना नीचे है, वहाँ के नीचे क्या है वो आपको पता नहीं है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जोशीमठ मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है। प्रधानमंत्री भी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। इसके अतिरिक्त काबीना मंत्री ने कहा कि जोशीमठ मामले पर विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के अलग अलग बयान हैं। मंत्री ने कहा कि अगर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसके लिए कांग्रेस भी दोषी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विस्थापितों को अनुग्रह राशि बढ़ाकर मिले, इसके लिए सरकार निर्णय ले रही है, जिसमें तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। तो वहीं गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार के यूसीसी लागू करने के परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा, उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है, इसमें गलत किया है। उन्होंने सवाल पूछा, या तो आप याचिका वापस लें या फिर हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो हमने निर्णय लिया था वो संविधान सम्मत था। आज देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर अपनी सुनवाई की है और उन्होंने इसको संविधान सम्मत माना है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर माननीय न्यायालय ने भी आज अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और आगे हम जल्द ही जो हमारी कमेटी काम कर रही है अपना ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड राज्य इसको लागू करेगा। कुमाऊं मंडल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को अचानक छुट्टी के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल अधिकारियों को व्हाट्सएप पर जानकारी देने से ही पुलिस कर्मियों को छुट्टी मिल जाएगी।
आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने पुलिसकर्मियों की परेशानी को देखते हुए ये पहल की है। आईजी का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को कभी भी अचानक छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो अब उनको सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी दी जाएगी। हाँ, कई बार जो है पुलिसकर्मी ड्यूटी पे होते हैं तो कई बार जो है उनकी जो छुट्टी है वो समय से पहुंच नहीं पाती है और जो छुट्टी उच्च अधिकारियों जो उनके स्वीकृत अधिकारी है उन तक उनकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो कई बार हमने ये भी सुविधा दी है कि वो व्हाट्सएप से भी अपनी छुट्टी मांग सकते हैं, ताकि जो है कई बार ऐसा होता है कि तत्काल सीएल वगैरह तत्काल आवश्यकता पड़ती है कि किसी के घर में कोई अचानक इमरजेंसी आती है तो हम लोग अभी जो है उसको व्हाट्सएप से भी छुट्टी देते हैं। पूरे कुमाऊं में जो है पूरे कुमाऊं के पूरे 6 जनपद में कोई भी सिपाही अगर जो है हमने हमारे सरकारी इस पे अगर व्हाट्सएप भेजता है सरकारी मोबाइल पे तो उसको छुट्टी तुरंत सैंक्शन कर दी जाएगी। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।